नमस्कार सभी साथियों को दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम आपके मध्य में बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक परीक्षाओं के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हैं, जो आपके लिए आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, यूजीसी, केवीएस, एनबीएस, DSSB और बीपीएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहबर। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति का नाम है और इसके लेखक कौन है? तो आप सभी को इसका उत्तर पता है, विष्णुचंद्र शर्मा जी। कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ में सुमेलित करना है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली आती है, नहीं, हाँ बुंदेली आएगी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली आएगी, बिहारी के अंतर्गत आपकी मगही आएगी और राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती आएगी। तो ये आपका सही मिलान हुआ और कूट के रूप में आपका जो है इसमें विकल्प भी उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध कहानियों के साथ में सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सा पात्र किस कहानी का है। तो सबसे पहले विश्वंभर है। विश्वंभर ये जो है आहुति कहानी का पात्र है। फिर रणजीत है, आपका मिसपाल कहानी का पात्र है। फिर तरन है, ये माया दर्पण कहानी का पात्र है। और नवल किशोर दुलाई वाली कहानी का पात्र है। तो ये रहा आपका सही मिलान और कूट के रूप में आपका विकल्प डी इसमें आंसर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। कौन सा जो है निबंध संग्रह किसका है? देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आस्था और सौंदर्य, ये निबंध संग्रह किसका है? रामविलास शर्मा का है। फिर अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र का है निबंध संग्रह। आचरण की सभ्यता आप सभी लोग जानते हैं, सरदार पूर्ण सिंह का है। और वाद विवाद संवाद नामवर सिंह जी का निबंध संग्रह है। और इस प्रश्न में आपका कूट कौन सा सही होगा उत्तर के रूप में? वो विकल्प ए सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कवियों को क्या है उनके कविता संग्रहों के साथ में आपको मिलान करना है। कौन सा कविता संग्रह किस कवि का है? तो सबसे पहले रघुवीर सहाय हैं, इनका कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ सिंह जी का है जमीन पक रही है। कुंवर नारायण का आत्मजयी है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है काठ की घंटियाँ। तो ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में इसमें आपका विकल्प डी जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके संपादकों के साथ में सुमेलित करना है। तो आनंद का दमिनी के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन संपादक रहे हैं। समालोचक के चंद्रधर शर्मा गुलेरी रहे हैं। भारतेंदु पत्रिका के राधाचरण गोस्वामी संपादक रहे हैं। और सार सुधानिधि के सदानंद मिश्र जी संपादक रहे हैं। तो ये सही मिलान हो गया। फिर कूट के रूप में आपका कौन सा इसमें जवाब होगा? तो विकल्प ए उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ में सुमेलित करना है। बताना है कौन सा पात्र किस उपन्यास के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले महंत रामदास हैं, ये किस उपन्यास के पात्र हैं? मैला आंचल के हैं। फिर मुराद अली हैं, ये तमस उपन्यास के पात्र हैं। फिर कंचन, ये झूठा सच उपन्यास के पात्र है। फिर कैलाश नाथ, ये मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं।
तो महंत रामदास मैला आंचल, मुराद अली तमस, कंचन झूठा सच, कैलाशनाथ मानस का हंस। ये आपका सही मिलान हो गया। और कूट के रूप में आपका आंसर कौन सा होगा? तो इसमें विकल्प ए आपका उत्तर होगा। कौन सा? विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध कहानियों के साथ में सुमेलित करना है। कौन सा पात्र किस कहानी के अंतर्गत आता है? तो कालिंदी चरण ये जो है पत्नी कहानी का पात्र है, और मालती ये गैंग्रीन कहानी की पात्र है, शामनाथ चीप की दावत कहानी के पात्र हैं, और सुबोध जिंदगी और गुलाब का पात्र है। तो ये आपका सही मिलान हो गया। और इसमें आपका जो कूट सही होगा आंसर के रूप में, वो विकल्प ए आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी की लोकनाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ में सुमेलित कर दीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। तो सांग ये कहाँ की लोकनाट्य शैली? हरियाणा की है। नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश की है। और माच ये जो है मालवा मध्य प्रदेश, और नाचा ये छत्तीसगढ़ का है। तो सांग हरियाणा, नौटंकी उत्तर प्रदेश, माच मालवा मध्य प्रदेश, और नाचा छत्तीसगढ़। ये रहा आपका सही मिलान। और कूट आपका इस प्रश्न में कौन सा सही होगा? विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उनके सिद्धांतकारों के नाम है, उससे आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले रम्य कल्पना, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का सिद्धांत है। मूल्य सिद्धांत आपका ये किसका है? तो मूल्य सिद्धांत ये रिचर्ड्स का है। परंपरा की अवधारणा ये टी.एस. एलियट का सिद्धांत है। उत्तराधुनिकतावाद रोला बार्थ। तो रम्य कल्पना सैमुअल टेलर कॉलरिज, मूल्य सिद्धांत आई रिचर्ड्स, परंपरा की अवधारणा टी.एस. एलियट, उत्तराधुनिकतावाद रोला बार्थ। ये आपका सही मिलान हो गया। और कूट कौन सा सही होगा आपका इसमें? तो वो विकल्प सी आपका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास क्रम के साथ में आपको व्यवस्थित करना है। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले कौन सा इसमें आएगा? तो प्राचीन संस्कृत आएगा, यानी कि ए आएगा। फिर उसके बाद में लौकिक संस्कृत आएगा, यानी कि सी आएगा। फिर आपका कौन सा आएगा? शौरसेनी हिंदी, यानी कि बी आएगा। और उसके बाद में पश्चिमी हिंदी, यानी कि डी। तो ए, सी, बी, डी किस में है आपका? विकल्प ए में है। यही आपका आंसर होगा क्रम। उसके बाद अगला प्रश्न है, आजकल नए पैटर्न के अनुसार इस प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में दिखाई पड़ रहे हैं, कथन और कारण के। तो कथन है आपका समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। ये तो बात ठीक है, समर्पण जो है सगुण भक्ति का मूल है। फिर कथन दूसरा है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। एकमात्र अद्वैतवाद से नहीं प्रभावित है। भक्ति आंदोलन के ऊपर जो है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, बहुत सारे आंदोलनों का प्रभाव है। तो आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? यानी कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प सी, 1 सही और दूसरा गलत। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 343, 348, 249, 351। तो हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी 351 में। और 343 आप लोग जानते हैं, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो इनमें से कौन सी नहीं राजस्थानी की? मंडियाली नहीं है, और मेवाती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है। मंडियाली जो है ये हिमाचल प्रदेश के, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश जो आपका है वहाँ पर एक ज़िला है मंडी, तो मंडी ज़िला की बोली है मंडियाली। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की।
तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है तौलिया। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी इनमें से भाषा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नेपाली, यानी विकल्प ए आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? पुराना चावल, यानी प्रकरण 4 में है। विकल्प डी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर भी आप सभी को पता है। क्या जवाब होगा? अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उनके इतिहास ग्रंथ से लिया गया है। फिर अगला है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये पंक्ति जो है किस कवि की है? विद्यापति, नरपतनाल, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। तो इसका भी उत्तर आप सभी लोग जानते हैं। ये पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। तो ये पूछा जा रहा है कि पंक्ति किसकी है? कबीरदास, नामदेव, रैदास, मलुकदास। तो किसकी ये काव्य पंक्ति है? नामदेव जी की है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पढ़ते हैं हम। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसी के विषय में ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, गणपत चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसका है? आपका आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है तुलसी के विषय में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो आप सभी लोग इसका सही उत्तर जानते हैं। क्या होगा? कौन कृष्ण भक्ति धारा में शामिल नहीं है? तो नाभादास नहीं है, ये राम भक्ति धारा में है। और नंददास, हरिदास, ध्रुवदास ये सभी कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल है। फिर अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने ये किस रीतकालीन कवि के विषय में कहा है? मतिराम, देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। तो किसके विषय में ये कथन जो है शुक्ल जी का है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? महाराज जसवंत सिंह के विषय में है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, ध्यान मंजरी और रूप मंजरी। कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से जो अग्रदास की रचना नहीं और रूप मंजरी, क्योंकि ये नंददास की है, और ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी ये सभी अग्रदास की रचनाएं हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता बिहारी के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। तो बिहारी के संबंध में ये कथन किसका है? रामचंद्र
शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है। तो पुनर्जागरण के बारे में बात किसने की है इस कथन में? तो आपका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। अगला प्रश्न है, कलिकौतुक के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त। कलिकौतुक क्या है? ये है आपका नाटक है। और किसका है ये? तो आपका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। अगला प्रश्न है, हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल। उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र, जयद्रथवध, उन्मुक्त, अशोक की चिंता। हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, ये ध्येय वाक्य किस काव्य रचना से है? तो आपका सही उत्तर होगा उन्मुक्त। और उन्मुक्त किसकी रचना है? सिया रामशरण गुप्त जी की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र का है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो आप सभी लोग जानते हैं छायावाद में रहस्यवाद के मूल अर्थ के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो आपका उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई है? 1934, 1935, 1936, 1937। राम की शक्ति पूजा निराला की लंबी कविता में गिनी जाती है और इसका रचना कब होती है यानी प्रकाशन 1936 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों के द्वारा सामूहिक क्या किया गया? रूपांतर प्रकाशित हुआ। वनवेला, यमुना के प्रत व तोड़ती पत्थर, जूही की कली। तो नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों के द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जूही की कली रचना। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महेश राम जियावन, अभिमन्यु वनत, रामदेव धुरंधर, महात्म सिंह। इनमें से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी यानी महात्म सिंह। और महेश राम जियावन, अभिमन्यु वनत, रामदेव धुरंधर ये सभी मॉरिशस के प्रवासी लेखक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसका कथन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है ये। शुक्ल जी कहते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल। राम और काम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित हुआ है? तो मानस का हंस होगा, यानी विकल्प सी आपका उत्तर होगा। 1972 में इसका प्रकाशन है। और मानस का हंस किसका उपन्यास है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है?
देखते हैं हम लोग क्या नहीं सही। राजनीतिक प्रतिबद्धता, ये तो सही है। फिर है जीवन के लिए कला, ये भी सही है। ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट, ये भी सही है। और जो गलत है आपका उत्तर होगा विकल्प सी, कला कला के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का ये कथन जो है किसके विषय में है, ये आपको बताना है। तो मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। ये बच्चन सिंह का कथन है, किसके विषय में है, नागार्जुन जी के विषय में। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी। किसका संबंध जो है नवगीत विधा से नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, गिरधर राठी। इनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है। कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी, ये सभी लोग नवगीत विधा से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थित से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में यह विचार किस लेखक के हैं, जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। कहानी के विषय में ये विचार किस लेखक के हैं, तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा, जैनेन्द्र कुमार का ये कथन है कि कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थित से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। तो यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, उसमें पात्र कौन है, दौलत राम आज़ाद। ये किस राजनीतिक दल का सदस्य है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कम्युनिस्ट पार्टी का। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। कथन किस लेखक का, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। किसका कथन है ये, रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है, प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, समाज और कर्तव्य, बाबू गुलाब राय, कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ताज, रघुवीर सहाय। ये कथन जो है किस निबंध से लिया गया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है कछुआ धर्म, वहाँ से ये कथन लिया गया है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यही सच है कि कहानीकार कौन है, कृष्णा शोभती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। यही सच है कहानी की जो है कहानीकार कौन है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, मन्नू भंडारी की कहानी है यही सच है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है, परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। किसका संबंध इनमें से मार्क्सवाद से है, तो आपका सही उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। रामविलास शर्मा भी आपके मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वो नितांत मेरा अपना है, आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। ये वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, शिवपूजन सहाय और हरिवंश राय बच्चन। तो ये किसका कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का है। नगेंद्र की आत्मकथा का नाम है अर्ध कथा, वहाँ से ये लिया गया है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वो नितांत मेरा अपना है,
आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवनी प्रकृतियों में कौन सी कृति रोमा रोला की है? बापू, बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। तो इनमें से कौन सी कृति है जीवनी परक जो कि रोमा रोला की है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष। ये रचना किसकी है? रोमा रोला की, जो कि जीवनी की रचना है। अगला है प्रश्न आपके सामने, रस की प्रस्तुत के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक। रस की प्रस्तुत के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भट्टलोलट ने जो है तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, गुणौचित्य। आनंदवर्धन ने जो है किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रस ध्वनि को जो है ध्वनि की आत्मा माना है आनंदवर्धन जी ने। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5, 10। तो आचार्य भरत मुनि ने कितने दोषों की संख्या मानी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 10 दोष माने हैं। 10 गुण भी माने हैं और 10 दोष भी भरत मुनि ने माने हैं। अगला प्रश्न है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? साहचर्यवादी सिद्धांत, जयवादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या हो सकता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, जैववादी सिद्धांत कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है। उसके बाद में आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है, काव्य भाषा के संदर्भ में कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? यानी 3 मान्यताएं, 3 बातें वर्ड्सवर्थ की है और एक नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, ये तो बात जो है वर्ड्सवर्थ की बिल्कुल सही है। फिर है, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद कवियों की देन है। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद कवियों की देन है, ये भी बिल्कुल सही है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है वर्ड्सवर्थ के अनुसार। और जो मान्यता नहीं है वर्ड्सवर्थ की, यानी आपका उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प बी, कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये बात जो है वर्ड्सवर्थ नहीं मानते हैं। तो प्रिय साथियों, इस सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा और यहाँ से कई प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में बनेंगे। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं आप सभी को अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।